पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जुलूस की तैयारी की गई है, किस तरह से एक उत्सव मनाने की तैयारी की गई है और इस उत्सव में बच्चे, लड़कियां, बच्चे, स्त्रियां सब शामिल है, बूढ़ा, बच्चा और जवान। अब आगे देखते हैं। हमने देखा कि मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे जुलूस निकालने के लिए। सुभाष बाबू ने जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अब एक जुलूस निकालने के लिए नारे, पोस्टर, है ना, इन सब की आवश्यकता होगी। तो वो सब तैयारियां भी एक पहले की तैयारी बोलकर की गई थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। भोर यानी प्रातः काल में। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर पुलिस कब रुकने वाली थी। लोगों को लगा कि अब वो सभा होने दे, क्योंकि दिन सवेरे से दिन काफ़ी ढल गया था और दोपहर के समय कदाचित पुलिस ढील दे, ऐसा लोगों को लगने लगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज तो जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। किससे? सरकार से या फिर अंग्रेज़ों से। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती है। धारा पता है ना, धारा जब लगाते इंडियन पिनल कोड, तो उस तरह से उस समय पर एक धारा लगाई गई कर्फ्यू कि जिसमें लोग जमावड़ा नहीं बना सकते, सभा नहीं ले सकते, नारे नहीं लगा सकते इत्यादि। जो लोग काम करने वाले थे उनको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे और आपको कारागृह में डाला जाएगा या आप पर केस चलेगा। इस काउंसिल की तरफ से और इधर काउंसिल एक अपोजिट था। पुलिस ने अपना कार्य किया कि कर्फ्यू लगाया कि जब उन्हें नोटिस मिला कि लोग इस तरह उत्सव मनाने वाले हैं। अब काउंसिल ने एक नोटिस निकाला कि चाहे कुछ हो जाए सभा तो होगी, मॉन्यूमेंट, झंडे फहराए जाएंगे इत्यादि। मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि झंडा किस समय फहराया जा रहा है, दोपहर के बाद, है ना। लेकिन हम कब फहराते हैं? करीबन सवेरे सूर्योदय के साथ, ठीक है। तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी जैसे काउंसिल ने इस बार की थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। काफ़ी लोग होने के बाद, एक है ना, हज़ारों लोग होंगे तो फिर 40-50 पुलिस उसमें या 100 पुलिस भी क्या कर पाएगी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, अंधाधुंध बरसाए, ताकि लोग जुलूस में आगे न बढ़े, कानून का पालन हो और लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। उनका सर फुट गया। उन्होंने लाठी खाई, मारपीट हुई, पर फिर भी सुभाष बाबू का उत्साह कम नहीं हुआ। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सर देखकर, उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। इतना सब कुछ और इतना खून बहाया गया केवल देश की आज़ादी के लिए। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या महत्व है। इधर यह हालत हो रही थी और उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां पर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। अनपढ़ होंगी उस तत्कालीन समय में, स्कूल नहीं, हर एक स्त्री कहाँ पढ़ी होगी, है ना, 100 में एकाध स्त्री। लेकिन आज़ादी को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं होती। आज़ादी का वो महत्व उस तत्कालीन समाज की स्त्रियों ने समझा था।
प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर थे यानी स्वयंसेवक होता है अपने मन से जो समझ में आए वो कार्य करने वाला, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठा कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया, क्योंकि अगर अलग अलग जाना पड़ेगा है ना, तो इसलिए जुलूस टूट गया और तीनों दिशाओं में फैल गया और करीब 50 लाख स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों को भी इस बार हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कोताही ये किया गया, रियायत बरती गई हो महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी और पुलिस का एक ही कहना था कि कृपया अपने घर वापस लौट जाइए। पुलिस अपना भरसक प्रयत्न कर रही थी कि किसी भी तरीके से इन्हें क्या किया जाए, जुलूस और सभा न करने दी जाए। और लोग चाहते थे कि चाहे कुछ हो, हम पुलिस को इस तरह से क्या करेंगे, वो सफल नहीं होने देंगे। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, वह दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से गिरा, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक, तो अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी और फिर कुछ देर ले जाने के बाद छोड़ दिया गया। और इस पर स्त्रियों के जुलूस में वो शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 100-200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और गिरफ्तार हो गया, क्योंकि इस तरह आज़ादी के लिए गिरफ्तार होना अपने आप में उस समय एक गर्व माना गया है। किसी गुनाह के लिए गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये निश्चित तौर पर शर्मिंदगी की बात है। पर देश की आज़ादी के लिए शहादत होना या फिर गिरफ्तार होना या सज़ा हो जाना, है ना, ये सब चीज़ें गर्व की बात कहलाई जानी चाहिए। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है और उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी, जख्मी हुए हैं। जब पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो डेफिनेटली लोगों को डराएगी, धमकाएगी, तो लोग जख्मी होंगे या कई डर के भाग जाएंगे और जख्मी लोगों के इलाज के लिए भी ज़रूरत थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। फ़ोटो इसलिए ताकि जख्मी पुलिस ने अपने ही देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों पर किस तरह से जुल्म ढाया, इसके फ़ोटो लेकर वह अखबार में छापना चाहते थे दूसरे तीसरे दिन, ताकि लोगों में जन जागृति फैले कि और ये भी मालूम पड़े कि हर एक व्यक्ति हर कोनों से जाग गया है देश की आज़ादी के लिए। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ चुके।
अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए, पकड़े गए। आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। जो अब दवाखाना गया है तो उसी के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो ज़ख्मी है फिर भी घर चला गया उनका, यानी एक करेक्ट नंबर तो ज़ख्मी लोगों का पता नहीं चला। पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ है वह अपूर्व है, क्योंकि ऐसा अद्भुत पहले महसूस नहीं किया गया। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं होता है, आज़ादी के लिए काम नहीं होता है, लोग प्रेरित नहीं करते हैं, नहीं आज़ादी की जिद लगाते हैं। वह आज बहुत अंश में धुल गया जब 26 जनवरी 1931 को यहाँ पर भी बहुत बड़ी धूमधाम से आज़ादी का दिन मनाया गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। इस तरह इस पार्ट में, डायरी राइटिंग पार्ट में, हमने देखा कि लेखक ने उस 26 जनवरी 1931 के दिन को पूरी तरह से हमारे सामने उस दिन का एक कच्चा चिट्ठा पेश किया, लेखा जोखा पेश किया, हर एक शब्द उन्होंने पेश किया, ठीक है, लिखित तौर पर। आगे अब देखते हैं कठिन शब्दार्थ। सार्जेंट, सेना में एक पद। चौरंगी, कोलकाता शहर में एक स्थान का नाम। मॉन्यूमेंट, स्मारक। काउंसिल, परिषद। प्रश्नों के उत्तर अब अपनी बुक में लिखना है आपको। पुलिस में बड़ी बड़ी जगहों को क्यों घेर लिया था? सुभाष बाबू को कहाँ रोका गया? वंदे मातरम का नारा कौन लगा रहा था? इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।